कहानी शुरू होती है जहां हमसे मिलवाया जाता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से, जिसका नाम है मो फैन, जो कि एक थर्ड ईयर जूनियर हाई स्टूडेंट है। वो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर नर्वस है, जिसमें उसे हिस्सा लेना है। और ये उसकी क्लास परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट मैजिक का है। इस एकेडमी में जहां वो एंटर करता है, सारे थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स जल्द ही एक डिजायर्ड स्कूल ऑफ मैजिक में एंटर करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक डिमांडिंग टेस्ट पास करनी होगी। एमोफान एक्सप्लेन करता है कि उसके पास ठीक से पढ़ाई करने का समय नहीं था, क्योंकि 3 महीने पहले वो पहाड़ों में सो रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन से होती है, जिसने उसे एक नेकलेस दिया। अब उसके क्लासमेट्स हमेशा उसे अनॉय करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा और वो क्लास का सबसे बेकार स्टूडेंट है। फिर हमें मिलवाया जाता है एक लड़के से जिसका नाम है मू बाय, जो मो फैन के बिल्कुल ऑपोजिट है और अपनी क्लास में सबसे पॉपुलर है। साथ ही वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जो आइस मैजिक में स्पेशलाइज करती है। स्कूल के बाद उसका पिता बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, और भले ही उसके पिता हमेशा हम्बल रहे हैं और अपने बेटे के भले के लिए सब कुछ किया है, फिर भी वो अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर वरीड हैं, क्योंकि उसके ग्रेड्स लो हैं और उसके पास इनफ पॉइंट्स नहीं हैं स्कूल ऑफ मैजिक में जाने के लिए। लेकिन वो अपने बेटे को बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक जॉब ढूंढ ली है, एक डिलीवरी ड्राइवर की, जो वो मैजिक की जगह कर सकता है। लेकिन मो फैन अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है और वादा करता है कि वो और ज्यादा स्टडी करेगा ताकि स्कूल में एडमिशन ले सके। उसके पिता उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि उसका बेटा मैजिक स्कूल में जा सके। घर जाते समय अपने दोस्त के साथ मो फैन अपने पिता को उनके बॉस से बात करते हुए देखता है। वो आदमी म्यू फैमिली का लीडर है, जो शहर की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली है। लेकिन इस फैमिली का स्वभाव बहुत ह्यूमिलिएटिंग है, खासकर मो फैन के परिवार के लिए। एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों फैमिलीज काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और जब मो फैन छोटा था तो वो म्यू फैमिली की बेटी के साथ बहुत समय बिताता था। एक दिन वो लड़की अपने फैमिली से भागना चाहती थी, क्योंकि वो उनके तौर तरीकों से सहमत नहीं थी। इसलिए वो बाहर स्नीक करती है और मो फैन से कहती है कि वो उसे भागने में मदद करे। लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है और बॉस मो फैन के पिता को इसकी सजा देता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां बॉस कहता है कि वो मो फैन के बेटे के फ्यूचर में हेल्प करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वो स्कूल ऑफ मैजिक में दाखिला ले सके। लेकिन बदले में उन्हें अपना घर और मॉर्गेज देना होगा, ताकि वो उस जमीन को अपने नाम कर सके। उसके पिता फिर इस बात के लिए मान जाते हैं ताकि एमओ फैन को मैजिशियन बनने का एक मौका मिल सके। बाद में जब वो ये बात मो फैन को बताते हैं तो मो फैन बहुत खुश हो जाता है कि वो मैजिक स्कूल जा पाएगा। लेकिन उसके पिता ये नहीं बताते कि उन्होंने अपना घर दे दिया है। वो बस कहते हैं कि जब मो फैन मैजिक एकेडमी में जाएगा, तब वो अपना घर रेंट पर देंगे। लेकिन मो फैन सच जानता है, क्योंकि उसने पहले अपने पिता को बॉस से बात करते हुए देख लिया था। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स मैजिक स्कूल में अपना पहला दिन शुरू करते हैं, जहां उन्हें अपनी एलिमेंटल पावर्स अवेकन करनी होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि उन्हें अवेकनिंग के बाद कौन सी पावर मिलेगी, और वो कहते हैं कि लाइटनिंग और फायर सबसे रेयर पावर्स होती हैं। टीचर सभी को एक बैच देते हैं पहनने के लिए, और जब वो अपनी पावर हासिल करेंगे तो बैच उस एलिमेंट के हिसाब से लाइट करेगा जो उन्होंने पाया होगा, जैसे ग्रीन विंड के लिए, रेड फायर, ब्लू आइस और गोल्ड लाइट के लिए। बाकी क्लासमेट्स मो फैन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्स पास नहीं कर पाया था, और सब कहते हैं कि अगर उसकी अवेकनिंग नहीं हुई तो सरप्राइज मत होना। हर स्टूडेंट को स्टोन पर अपना हाथ रखना होता है, जिससे उनकी एलिमेंटल पावर रिवील होती है। म्यू बाई सबसे पहले होता है और उसे आइस पावर मिलती है, ठीक अपने फैमिली की तरह। एलिमेंटल पावर मिलने के बाद बैच पर स्टार्स आते हैं, जो उसकी एबिलिटी के लेवल को शो करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के पास शुरू में ज्यादा स्टार्स नहीं होते, लेकिन मू बाई के पास ऑलरेडी एक स्टार होता है, जो दिखाता है कि उसकी एबिलिटी स्ट्रांग है। बाकी स्टूडेंट्स बारी बारी से स्टोन पर हाथ रखते हैं, जब तक कि टीचर मो फैन का नाम नहीं बुलाते, और बाकी फिर से हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे सबसे बेकार पावर मिलेगी, क्योंकि वो एग्जाम में फेल हुआ था। फिर मो फैन क्लास के सामने जाता है और स्टोन पर हाथ रखता है। बाकी लोग अभी भी हंस रहे होते हैं, क्योंकि उसे स्टोन यूज करना नहीं आता, लेकिन टीचर उसकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद भी कुछ नहीं होता। फिर पूरी क्लास का ध्यान बगल वाले क्लासरूम की तरफ चला जाता है,
क्योंकि वहां एक स्टूडेंट को पर्पल यानी लाइटनिंग पावर मिली होती है, जो सबसे रेयर मानी जाती है फायर के साथ। जब सब क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं, फायर अपनी आंखें बंद करता है और स्टोन पर्पल में ग्लो करता है, लेकिन साथ ही रेड में भी ग्लो करता है। इसका मतलब है कि मोफैन को सिर्फ फायर ही नहीं, बल्कि लाइटनिंग एबिलिटी भी मिली है, जो पहले कभी किसी को नहीं मिली। ये उसे स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट बना देती है। लेकिन किसी ने भी ये देखा नहीं, क्योंकि सब डिस्ट्रैक्शन में थे नेक्स्ट डोर वाले स्टूडेंट की लाइटनिंग पावर को देखकर। बाकी सब देखते हैं कि मोफैन को फायर एलिमेंट मिला है। टीचर उसे कंग्रेचुलेट करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सबको लगा था उसे सबसे बेकार एलिमेंट मिलेगा। मोफैन मन ही मन हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे लाइटनिंग पावर भी मिली है, लेकिन सबको लगता है कि सिर्फ फायर ही मिली है। 2 महीने बाद सभी स्टूडेंट्स को उनके टीचर द्वारा बताया जाता है कि टोटल 7 स्टार्स होते हैं जो अवेकनिंग के बाद दिखाई देते हैं, और उन्हें उन स्टार्स को कंट्रोल करना सीखना होगा बाय कॉन्सेंट्रेटिंग, ताकि वो एक स्टार पाथ बना सकें जो उन्हें अपनी फुल पावर अनलॉक करने देगा। फिर टीचर मूबाई से स्टार्स को अलाइन करने की डेमोन्स्ट्रेशन देने को कहते हैं, क्योंकि मूबाई के पास ऑलरेडी 5 स्टार्स हैं, जो उसे क्लास का हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट बना देते हैं। लेकिन मोफैन के पास सिर्फ एक स्टार है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं, क्योंकि उसने अपनी एलिमेंट में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई है, और सब कहते हैं कि वो पूरी क्लास के लिए एम्बैरेसमेंट है। लेकिन असली रीजन ये है कि उसके बैज पर जो सिर्फ एक स्टार दिख रहा है, वो उसके फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी दूसरी लाइटनिंग पावर को नहीं, जो कि पहले से ही 6 स्टार पर पहुंच चुकी है और अब बस 7वें स्टार को मास्टर करना बाकी है। बाद में मोफैन पार्क में अपनी बहन से टकराता है। उसकी बहन ठीक से चल नहीं सकती जब तक कि वो व्हीलचेयर यूज ना करे। लेकिन मोफैन नोटिस करता है कि कुछ गुंडे उसकी बहन की व्हीलचेयर छीन लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो उन गुंडों के पास जाता है और उनसे व्हीलचेयर वापस मांगता है, लेकिन वो कहते हैं कि यहां से निकल जा, वरना तुझे भी तेरी बहन की तरह डिसेबल्ड बना देंगे। मोफैन को गुस्सा आता है और उसी मोमेंट वो अपने स्टार्स का यूज करता है अपने फुल पावर को अनलॉक करने के लिए, और वह स्टार पाथ बना लेता है, जिससे उसका 7वां स्टार एक्टिवेट हो जाता है। मोफैन अपनी लाइटनिंग एबिलिटी का यूज करके उन गुंडों पर हमला करता है, जो उसके सामने माफी मांगते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। मुबाई अपने परिवार के बॉस से मिलता है और वो उसके 5 स्टार की एबिलिटीज पर बात करते हैं। बॉस मुबाई पर प्राउड फील करता है कि वो कितनी दूर आ गया है। वो मुबाई से मोफैन के बारे में पूछता है, जिस पर मुबाई कहता है कि मोफैन सिर्फ एक स्टार का मैजिशियन है और पूरे स्कूल में उसे सबसे वर्स्ट मैजिशियन के तौर पर जाना जाता है। बॉस मुबाई को कहता है कि उन्हें किसी तरह मोफैन को क्लास से बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा और अगले एग्जाम में उसे फेल करना होगा। अगले दिन मुबाई उससे पूछता है कि वो मोफैन को स्कूल से निकालने की क्या प्लान बना रहा है। तो वो जवाब देता है कि वो एक छोटे स्टोन का यूज करेगा, जिसे मैजिक स्टोन कहते हैं, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो इसे यूज करके इंश्योर करेंगे कि मोफैन अगले एग्जाम में डी से भी नीचे ग्रेड पाए। लेकिन उनका प्लान शायद इतना स्मूथ ना चले, क्योंकि मोफैन अपनी फायर पावर को ट्रेन कर रहा है और उसमें 5 स्टार्स यूज करने की एबिलिटी है। लेकिन वो अब भी कहता है कि ये काफी नहीं है और उसकी फायर एनर्जी बहुत लो है, इसलिए वो और ज्यादा कंसंट्रेट करना शुरू करता है, ताकि म्यू फैमिली को प्रूव कर सके कि वो एक वर्दी मैजिशियन है और उसे मैजिक स्कूल में होना चाहिए। एग्जाम का दिन आ जाता है और टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जाम का पर्पस ये देखना है कि पिछले कुछ महीनों में उनकी पावर्स कितनी बढ़ी हैं। पावर को टेस्ट करने के लिए वो एक क्रिस्टल बॉल का यूज करते हैं, जो उनके पावर लेवल को रिवील करेगा, क्योंकि वो ग्लो करेगी। और अगर वो सही मात्रा में ग्लो करती है तो इसका मतलब है कि वो काफी स्ट्रांग बन चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स एक फॉर्मेशन में लाइन लगाते हैं और अपनी पावर टेस्ट करने लगते हैं। स्कूल की सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मून निंगसुए को पहले चुना जाता है, ताकि वो एग्जाम का डेमोन्स्ट्रेशन दे सके। वो क्रिस्टल यूज करती है और वो उसकी आइस मैजिक की पावर को रिवील करता है, जो बाकी स्टूडेंट्स को शॉक कर देता है। फिर सभी स्टूडेंट्स बारी बारी से क्रिस्टल बॉल यूज करते हैं और अपने पावर लेवल्स रिवील करते हैं। कुछ को बी और कुछ को ए ग्रेड्स मिलते हैं। फिर फाइनली मू बाई की बारी आती है और वो एस ग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड है। फिर मो फैन का नाम लिया जाता है और जैसे ही उसकी बारी आती है,
म्यू फैमिली का बॉस एग्जामिनर को नोटिफाई करता है कि वो मैजिक स्टोन को क्रिस्टल बॉल के नीचे रख दे ताकि वो मो फैन की असली पावर को अब्सॉर्ब कर ले, जिससे उसकी स्कोर लो आए और वो सिर्फ बी पा सके। मो फैन को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पावर इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए वो क्रिस्टल को दोबारा यूज करता है और इस बार वो स्टोन को तोड़ देता है। उसकी न्यू टीचर को लगता है कि क्रिस्टल ही फॉल्टी है और एग्जामिनर से कहती है कि इसे चेंज किया जाए। जैसे ही वो नया बॉल लाते हैं, हम फाइनली मो फैन की असली पावर को देखते हैं और इसका रिजल्ट होता है उसे एक एस स्कोर मिलना, जिससे उसके क्लासमेट्स भी प्राउड फील करते हैं। फिर वो एग्जामिनर से कहता है कि वो ऑप्शनल टेस्ट भी देना चाहता है और वहीं सबको उसकी असली फायर पावर देखने को मिलती है। अब वो ऑफिशियली क्लास का नंबर 1 सबसे शक्तिशाली बन जाता है। इसके बाद म्यू फैमिली का लीडर मू जुओ मो फैन को एक रिंग ऑफर करता है, रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के सिंबल के तौर पर, क्योंकि उसने एस रेटिंग हासिल की है, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके फैमिली के साथ पास्ट डिफरेंसेस को भूल जाए और उनके लिए काम करे और फैमिली को रिप्रेजेंट करे। लेकिन मो फैन इस मौके का यूज करता है ये कहने के लिए कि वो और उसका पूरा परिवार टोटल स्कम हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने उसके पिता के साथ किया था। टीचर मो फैन से कहता है कि उसे शांत हो जाना चाहिए और मू जुओ से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मो फैन कहता है कि वो माफी नहीं मांगेगा और 3 साल पहले जो कुछ म्यू फैमिली ने उनके साथ किया था उसे भी मेंशन करता है। म्यू फैमिली के लोग टीचर से कहते हैं कि मो फैन को गेस्ट के साथ रूड होने की वजह से स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन टीचर कहता है कि सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट की वजह से किसी को एक्सपेल नहीं किया जा सकता जब तक कि बात हद से बाहर न निकल जाए। तभी म्यू बाय मो फैन को ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है और फिर मू फैमिली का लीडर कहता है कि उसकी जगह उसका फॉस्टर सन जिसका नाम यू अंग है, वो मो फैन के साथ ड्यूएल करेगा। मो फैन इस ड्यूएल को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये ड्यूएल सिर्फ 2 साल बाद हो सकता है क्योंकि अभी उनकी उम्र कम है और स्कूल इस उम्र में ड्यूएल की अनुमति नहीं देता। 2 साल बाद नया सेमेस्टर शुरू होता है और प्रोफेसर स्टूडेंट्स को वेलकम करता है एलीट क्लास में, जो सिर्फ टॉप रैंक मेजर्स के लिए है, जहां स्टूडेंट्स को एक्सक्लूसिव रेलिक्स दिए जाते हैं जिन्हें मैजिक ईक्यूज कहा जाता है, जो उनकी ट्रेनिंग को ड्रास्टिकली इंप्रूव करते हैं। क्लास के टॉप 4 स्टूडेंट्स को 1 महीने के लिए ईक्यू यूज करने का मौका मिलेगा, लेकिन टीचर मो फैन से कहता है कि म्यू फैमिली के साथ हुए आर्ग्यूमेंट की वजह से उसे ईक्यू इक्विपमेंट सिर्फ 10 दिनों के लिए मिलेगा। लेकिन मो फैन के पास एक और ईक्यू है जो उसे वो ओल्ड मैन दिया था, नेकलेस। उसकी टीचर मिस टैंग यूए मो फैन से मिलने आती है और उसे एक्सप्लेन करती है कि ये नेकलेस सबसे पावरफुल रेलिक है जिसे एक्सटिंक्ट माना गया था। वो उसे बताती है कि ये नेकलेस एक ग्रोथ टाइप ईक्यू है जो हर तरह की सोल्स और स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करता है और तुम्हारी एबिलिटीज को ग्रो करता रहता है, इसलिए उसे इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। स्टूडेंट्स फिर माउंटेन्स की तरफ जाते हैं ताकि एक आर्मी लीडर से मिल सकें और बेसिक ट्रेनिंग कर सकें, लेकिन वो सोचते हैं कि ये सिर्फ सिंपल ट्रेनिंग होगी, जबकि असल में आर्मी का लीडर चाहता है कि ये स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज में हिस्सा लें जिसे हंटिंग प्रोग्राम कहा जाता है, जहां स्टूडेंट्स रियल एनिमीज का शिकार करेंगे और अपने मेज स्किल्स को टेस्ट करेंगे। मोफैन और बाकी स्टूडेंट्स कई तरह के टास्क्स कंप्लीट करते हैं जब तक कि उन्हें एक केव नहीं मिलती। आर्मी का लीडर उनसे कहता है कि उसने अपना ब्रेसलेट उस केव में खो दिया है और उन्हें उसे रिकवर करना होगा, लेकिन उस केव के अंदर वन आइड वुल्व्स छुपे हुए हैं। कमांडर ने स्टूडेंट्स से कहा कि केव में सिर्फ एक वन आइड वुल्फ है, लेकिन ये झूठ था क्योंकि वहां असली में एक पावरफुल बीस्ट है जिसे स्पिरिट वुल्फ कहा जाता है। कमांडर ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो स्टूडेंट्स पर लाइटली अटैक करे ताकि उनके स्किल्स को प्रॉपर्ली टेस्ट किया जा सके। सभी स्टूडेंट्स केव में एंटर करते हैं और इवेंचुअली उस जायंट वुल्फ से सामना होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स डर जाते हैं सिवाय मू बाय के, जो अपनी आइस मैजिक का यूज करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता। फिर मो फैन एक लड़की की मदद करता है जो बहादुरी से बीस्ट के सामने खड़ी होती है, लेकिन मो फैन जानता है कि वो उसे हर्ट नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो उसे केव से बाहर निकाल देता है। लेकिन वही लड़की फिर से केव में लौटती है ताकि प्रूव कर सके कि वो एक स्ट्रांग मेज है, लेकिन उसका दूसरा अटेम्प्ट भी असफल रहता है और वो एक बार फिर बच जाती है, इस बार उस स्टूडेंट की मदद से जिसके पास लाइटनिंग पावर है। मुबाई भी फिर से अटैक करता है, लेकिन वो भी जमीन पर गिरा दिया जाता है।
फिर एमओ फैन टाइम पर केव में एंटर करता है और अपनी मैजिक को टेस्ट करता है। अपने स्टार्स को एक्टिवेट करता है और फायर एलिमेंट का यूज करके फायरबॉल से बीस्ट पर हमला करता है। इससे उसकी फायर पावर का नया लेवल अनलॉक होता है जिसे लेवल 2 इग्नाइट कहा जाता है। ये देखकर ऊपर से जो टीचर्स देख रहे थे वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। कमांडर बाकी टीचर्स को नोटिफाई करता है कि अब वो वुल्फ उसके कंट्रोल में नहीं है और स्टूडेंट्स डेंजर में हो सकते हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए नीचे जाते हैं। बीस्ट अब आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए मो फैन और उसका दोस्त जांग शाओहो बीस्ट को केव के अंदर लुअर करते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को बचाया जा सके। जैसे ही वो दोनों उसे अंदर ले जाते हैं, बीस्ट जांग शाओहो पर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर पहली बार मो फैन अपनी दोनों एबिलिटीज फायर और लाइटनिंग को कंबाइन करता है ताकि वो स्पिरिट वुल्फ को हरा सके। बीस्ट को मारने के बाद उसका नेकलेस स्पिरिट की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे एमओ फैन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। उसकी टीचर उसे बताती है कि वो सरप्राइज्ड है कि एक स्टूडेंट ने वुल्फ को डिफीट कर दिया, क्योंकि स्पिरिट वुल्फ की पावर असली वन आइड वुल्फ जितनी स्ट्रांग थी। टास्क कंप्लीट होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को इस टेस्ट में स्कोर दिया जाता है, थैंक्स टू मो फैन। लेकिन मो फैन को प्रेज की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टेड है अपनी ट्रू पावर को रिलीज करने में। बीस्ट को हराने के बाद वो लेवल 2 फायर अनलॉक कर लेता है और उसे रियलाइज होता है कि ये पावर कितनी ज्यादा इफेक्टिव थी। इसलिए अब उसका गोल है कि वो अपनी लाइटनिंग पावर को भी लेवल 2 तक ले जाए। उसे मिस टैंग यूए की वो सारी बातें याद आती हैं जो उन्होंने नेकलेस के बारे में बताई थी कि वो कई तरह की सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो हंटर बनेगा, ताकि वो नेकलेस को और इवॉल्व कर सके और अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर सके। मोफैन फिर शहर में जाता है हंटर बनने के लिए और हंटर्स हॉल में एंटर करता है, जहां वो एक अजनबी से पूछता है कि सिटी हंटर्स में कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। वो आदमी मोफैन को बताता है कि ज्वाइन करने के लिए बहुत लंबी वेटिंग लाइन होती है और वो सिर्फ उन मेजर्स को एक्सेप्ट करते हैं जिनके पास कम से कम फायर पावर हो। मोफैन कहता है, तो लाइटनिंग पावर का क्या? इस पर वो आदमी जवाब देता है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बताओ। वो आदमी जेन्युइनली बिलीव करता है कि मो फैन के पास लाइटनिंग पावर नहीं है और एक्सप्लेन करता है कि हर 1000 मैग्स में से सिर्फ एक को ये एलिमेंट मिलता है। मो फैन वहां से निकलने लगता है। उसी समय सिटी हंटर्स के लीडर बाकी कम रैंकिंग मैग्स से परेशान हो चुका होता है जो बार बार अप्लाई कर रहे होते हैं। इसलिए वो अपने साथी को कहता है कि अब से सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर लाना जो पहले से हंटर रहे हों। फिर वो मो फैन तक पहुंचते हैं और उससे उसका हंटर सर्टिफिकेट मांगते हैं। मो फैन कहता है कि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि बाहर निकलो, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस्ड हंटर्स चाहिए, न्यूबीज नहीं। मो फैन उन्हें बताता है कि उसके पास लाइटनिंग पावर है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी लाइटनिंग मेज को लिव नहीं देखा था। वो बहुत रेयर होते हैं। वो उसे कहते हैं कि प्रूव करो। फिर एमओ फैन अपना स्टार पाथ फॉर्म करता है अपनी लाइटनिंग एबिलिटी से। वो खुद को फैन मो के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। फिर उसकी मुलाकात लीडर से होती है जो उसे सिटी हंटर्स में एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि उनके पास एक मिशन है, एक लोकल स्कूल में जहां मॉन्स्टर्स ने हमला किया है। लेकिन वो कहते हैं कि मो फैन को पीछे रहना चाहिए क्योंकि वो एक न्यू मेंबर है। लेकिन मो फैन इंसिस्ट करता है कि वो मिशन पर साथ जाना चाहता है। मो फैन रियलाइज करता है कि जिस स्कूल पर अटैक हुआ है वो उसकी बहन का स्कूल है, इसलिए वो उसे कॉल करता है और वो बताती है कि वो ठीक है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया है। मो फैन सीन पर पहुंचता है और इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और जल्द ही उसका सामना एक एक आंख वाले बीस्ट से होता है जो काफी स्ट्रांग लगता है। वो बीस्ट से लड़ता है और फॉर्चुनेट रेस्ट ऑफ द टीम भी वहां पहुंच जाती है, जो अब दिखाती है कि उन्हें इलीट ग्रुप ऑफ हंटर्स क्यों कहा जाता है। उसी समय ग्रुप की यंगेस्ट मेंबर अपनी पावर्स यूज करते समय एक मिस्टेक कर देती है, लेकिन मो फैन की लाइटनिंग पावर की वजह से वो बीस्ट को टेक डाउन कर देता है। बीस्ट पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, जिससे उस लड़की को चोट नहीं पहुंचती। सभी उसे थैंक्स कहते हैं और उसे टीम का हिस्सा एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मो फैन ग्रुप में अच्छी तरह फिट हो जाता है और एक रिस्पेक्टेड हंटर बन जाता है। म्यू फैमिली अब एक सबसे स्ट्रांग मेल आइस मेज को प्रिपेयर कर रही है, जिसका नाम है यू आंग, और वही मो फैन के साथ ड्यूएल करेगा।
युआंग अपने बॉस से पूछता है कि उसने उसे ही क्यों चुना मो फैन से लड़ने के लिए। बॉस एक्सप्लेन करता है कि ये उसके कमिंग ऑफ एज को सेलिब्रेट करने का तरीका है और वो पूरी फैमिली को इनवाइट कर सकता है सेलिब्रेशन में। इसी दौरान स्कूल में उसकी क्लासमेट शू मिन मो फैन से कहती है कि वो उससे स्कूल के बाद मिले। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने कॉम्पाउंड में कुछ स्ट्रेंज चीज़ों की कहानियां सुनी हैं और वो चाहती है कि स्कूल के सबसे स्ट्रांग मेज के साथ उस एरिया की इन्वेस्टिगेशन करे। एमओ फैन अग्री कर जाता है और उसकी मदद करता है उस जगह को एक्सप्लोर करने में। वो दोनों एक और वन आइड वुल्फ के सामने आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग होता है। मोफैन उससे कहता है कि ये वही असली वन आइड वुल्फ है जिसे सिटी हंटर्स बहुत समय से ढूंढ रहे थे। वो शू मिन को बताता है कि वो इसकी लोकेशन अपनी टीम को देगा, लेकिन शू मिन ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया होता है। वुल्फ को फोन की रिंगटोन सुनाई देती है और वो तुरंत उनके पीछे दौड़ता है। अब मो फैन वो सब कुछ करता है जो वो कर सकता है मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए, लेकिन कई पावरफुल अटैक्स के बावजूद भी वो बीस्ट को मार नहीं पाता। तभी सिटी हंटर्स की एक मेंबर जिसका नाम काय टैंग है वहां पहुंचती है। वो एक आइस मेज है और म्यू फैमिली की मेंबर भी है। फिर शू मिन उसे मो फैन के बारे में बताती है जो इस वक्त एक आंख वाला लूपो से लड़ रहा होता है, और वो दोनों जल्दी से उसे हेल्प करने के लिए भागते हैं और टाइम पर पहुंचकर वुल्फ को इमोबिलाइज कर देते हैं। काय तांग मो फैन को पहचानती है क्योंकि उसने उसे बचपन में देखा था जब वो विंडो से उसे देख रही थी। फिर वो युआंग से कहती है कि उसका नाम मो फैन है और वो मैजिक स्कूल में पढ़ता है और उसने उनके अंकल का इंसल्ट किया था। युआंग हैरान रह जाता है कि वो अभी पहली बार मो फैन को देख रहा है और यही वो इंसान है जिससे उसका ड्यूएल होना है। जब मो फैन वहां से भागता है, काई टैंग सिटी हंटर्स को कॉल करती है और एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने वुल्फ को टेम कर लिया है, लेकिन उसे पूरी तरह पैरालाइज करने के लिए फैन मो की लाइटनिंग पावर चाहिए। एमओ फैन वहां पहुंचता है और बाकी हंटर्स उसे कहते हैं कि वो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करे उस वुल्फ पर। लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर यूज करता है, वुल्फ रेड कलर में बदलने लगता है और अंततः इवॉल्व होकर जनरल क्लास में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और छोड़ने की सोचते हैं क्योंकि ऑड्स अब उनके फेवर में नहीं हैं। लेकिन कैप्टन इंसिस्ट करता है कि उन्हें कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो बहुत सी जानें खतरे में पड़ सकती हैं। अब सभी मिलकर अपनी पूरी ताकत से पावर्स का यूज करके उस बीस्ट को कंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत रेजिस्टेंट होता है और भले ही वो सब एक्सपीरियंस्ड मेजेस हैं, वो वुल्फ अपनी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ाता जाता है। फिर वो सब एक ग्रुप बनाकर घिर जाते हैं और मो फैन डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइटनिंग पावर से वुल्फ को स्टन करेगा। मो फैन उसे कुछ समय के लिए कंट्रोल में रख पाता है, लेकिन वो बीस्ट अभी भी उससे कई लेवल्स ऊपर होता है। तभी वहां एक आदमी अचानक प्रकट होता है जो कि एशिया का सबसे पावरफुल वाटर मेज होता है और उसका नाम है मिस्टर यांग। मिस्टर यांग अपनी एडवांस्ड वाटर एलिमेंट का यूज करता है और बीस्ट को खत्म कर देता है, और मो फैन की तारीफ करता है कि उसने इतने खतरनाक वन आइड वुल्फ के सामने भी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मो फैन वुल्फ की सोल अब्जॉर्ब कर लेता है और एक नया पावर लेवल हासिल करता है। जल्द ही उसका फाइट आता है युआंग के साथ और डायरेक्टर उसे थोड़ा इंकरेजमेंट देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि वो श्योर नहीं है कि मो फैन जीत पाएगा। डायरेक्टर उसे बताता है कि इस इवेंट का असली मकसद है विनर को एक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड देना, सेक्रेट स्प्रिंग का एक्सेस, एक ऐसा अरीना जहां मेज स्किल्स को बेहद पावरफुल तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। अब मो फैन को समझ आता है कि मिस्टर यांग या तरयांग इतना पावरफुल कैसे बना। उसने जरूर सीक्रेट स्प्रिंग्स का यूज किया होगा ताकि एडवांस्ड मेज लेवल तक पहुंच सके। अब मो फैन और भी ज्यादा मोटिवेटेड है ये कॉन्टेस्ट जीतने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को भी उस पर विश्वास नहीं है। यहां तक कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी कहती है कि वो बेटर है कि कल ड्यूअल में ना आए, क्योंकि युआंग बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाएगा और वो नहीं चाहती कि मो फैन को चोट लगे। लेकिन मो फैन कहता है कि डरना युआंग को चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह रेडी है कल के लिए। वो कहता है कि वो इस दिन का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपनी इज्जत के लिए लड़ सके और उस फैमिली को हरा सके जिसने उसके पिता को सालों तक ह्यूमिलिएट किया है। ड्यूअल का दिन आ जाता है और मो फैन कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़ता है जहां शहर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं युआंग के कमिंग ऑफ एज सेलिब्रेशन को विटनेस करने के लिए।
सारे गेस्ट्स बाहर इकट्ठा होते हैं और मो फैन काई तांग से टकराता है, जो उसे कहती है कि उसे रेड कारपेट पर चलकर वीआईपी गेस्ट की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। मो फैन भूल गया था कि इन्हें नहीं पता कि वो वही फैन मो है जो सिटी हंटर्स का हिस्सा है। मो फैन अकेला वहां पहुंचा होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके कुछ दोस्त भी आ जाते हैं, जिसमें उसके क्लासमेट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आर्मी लीडर और उसके पिता भी होते हैं। ऑल वहां उसे सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं, भले ही उनमें से ज्यादातर को लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और ड्यूअल शुरू हो जाता है। दोनों अपनी जबरदस्त पावर दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि यू अंग मू फैमिली से है, उसके पास बहुत ही यूनिक मैजिक इक्विपमेंट होता है जो उसे इनक्रेडिबली फास्ट मूव करने देता है, जिससे मो फैन के लिए एक भी हिट करना मुश्किल हो जाता है। यूएंग उसे टॉन्ट करता है और कहता है कि उसकी लेवल 3 आइस पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मो फैन की लेवल 2 फायर इग्नाइट से। वो एक आइस स्टॉर्म अटैक अनलीश करता है मो फैन पर। तब मो फैन को सिटी हंटर्स वाली ट्रेनिंग याद आती है जहां उसने वुल्फ की सोल अब्जॉर्ब की थी और अपना 7th स्टार अलाइन किया था ताकि अपनी ट्रू फायर एबिलिटी को रिलीज कर सके। मो फैन चारों ओर एक फायरबॉल क्रिएट करता है जो उसे आइस स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करता है। फिर वो एक फायर एक्सप्लोजन करता है जिससे यू आंग नीचे गिर जाता है, लेकिन यू आंग फिर खड़ा होता है और कहता है कि मो फैन लकी है कि उसने अपना लेवल 3 एबिलिटी अनलॉक किया, वरना उसकी तरह का पीस ऑफ ट्रैश कभी जीत नहीं सकता था। युआंग रिवील करता है कि वो इतना स्ट्रांग क्यों है। वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी आर्मर यूज कर रहा होता है। यहां तक कि म्यू फैमिली का लीडर भी सरप्राइज हो जाता है कि युआंग को मो फैन जैसे नोबडी से लड़ने के लिए आर्मर पहनना पड़ रहा है। क्राउड में सभी कहते हैं कि मैच टोटली अनफेयर है क्योंकि युआंग आर्मर यूज कर रहा है। यहां तक कि आर्मी का लीडर भी मो फैन से कहता है कि वो ड्यूअल को छोड़ दे। युआंग मो फैन से कहता है कि ये आर्मर उसके पिता का गिफ्ट था और फिर कहता है कि मो फैन का पिता कभी उसे ऐसा कुछ गिफ्ट नहीं दे सकता और उसे पूर किड बोलकर इंसल्ट करता है और कहता है कि वो ड्यूअल छोड़ दे। मो फैन को अपने पिता की सारी मेहनत याद आती है जो उन्होंने उसे मैजिक स्कूल में भेजने के लिए की थी, और फिर वो अपनी मैक्सिमम लाइटनिंग पावर अनलीश करता है। पहली बार वो रिवील करता है कि वो एक डबल एलिमेंटल मेज है। अब वो दोनों पावर्स को कंबाइन करता है और यू आंग के बॉडी आर्मर को तोड़ देता है, और ये मैच एक धमाकेदार और अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री के साथ मो फैन के नाम हो जाता है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।